दादाजी दादाजी सब अपने मम्मी पापा के साथ बाहर घूमने जाते हैं, छुट्टियों में खूब एंजॉय करते हैं। अब की पापा आएंगे ना तो हम भी चलेंगे, बाहर जाएंगे, पार्क में घूमेंगे, कहीं ना कहीं घूमने तो जरूर जाएंगे। हम भी अपनी छुट्टियां खूब मौज से एंजॉय करेंगे, है ना दादाजी? बस इस बार पापा आ जाए। हाँ बेटा, मेरा बेटा कमाने के चक्कर में उसके परिवार की खुशियां उससे दूर हो गई है। क्या ही कहूँ मैं। आज वो अगर यहाँ पर होता, अपने बच्चों को अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखता, कितना अच्छा रहता। पर हम सब की खुशियों के लिए वो हम सबसे दूर हो गया। क्या ही करूँ बेटा। अब कि तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं भी उन्हें बोल दूंगा कि अपना काम धंधा यही सेट कर ले और अब कहीं जाए ना, अपने बच्चों के साथ रहे, हमारे साथ रहे। हमारे बुढ़ापे का सहारा है वो, मेरा इकलौता बेटा है। पर क्या ही कहूँ, कमाने के चक्कर में इतना दूर शहर में जाकर बस गया। अरे भाई, क्या प्लानिंग हो रही है दादा और पोता पोती में? कोई अपनी दादी को भी बताएगा? क्या बात हो है बच्चों, क्या बात हो रही है? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, ये बच्चे कह रहे थे कि अब की पापा आएंगे तो हम उन्हें ज्यादा दिन तक कहीं जाने नहीं देंगे। पापा हमारे साथ रहेंगे, हम लोग खूब घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। सब अपने मम्मी पापा के साथ सारे बच्चे घूमते फिरते हैं। बच्चों की भी अब उम्र हो रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इन्हें भी अपने माँ बाप की जरूरत है। भाग्यवान मैं कह रहा था अब की बेटा आएगा अमन तो मैं उसे कह दूंगा कि वो यही रह जाए, अपना बिजनेस विजनेस यही सेट कर ले और नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़े। हाँ नहीं तो अब बुढ़ापे में हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे साथ रहे और बच्चों को भी अपने माँ बाप दोनों की जरूरत है। बच्चों, अपने पापा पर इतना प्रेशर डालना ठीक बात नहीं है। तुम जानते हो ना वो बाहर रहकर कितनी मेहनत करते हैं जिससे हम लोग सब खुश रहे, हम लोग सब खुशी से रह सके। इसीलिए तो वो हम लोग सबसे इतना दूर है। बच्चों, तुम्हें उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पापा अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं ना, अपना काम धंधा भी संभाल रहे हैं, अपना परिवार भी देखने आते जाते रहते हैं। अब इससे ज्यादा और वो क्या करेंगे? तुम्हें उन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें तो उनका सहयोग करना चाहिए। मेरी बहू कितनी समझदार है, मेरे बेटे का कितना साथ देती है। बेटा, तेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, पर आज भी तू अमन के लिए वैसे ही खड़ी रहती है जैसे कि जब तेरी शादी हुई थी तब तू खड़ी थी उसके साथ। आज भी तो उसके लिए उतना ही सोचती है। मेरा अमन तो काम धंधे के चक्कर में इतने इतने दिनों तक बाहर रहता है, पर तू उसका हमेशा इंतजार करती है। आज तक तूने किसी बात को लेकर अमन को किसी तरह की खींच नहीं होने दी। ना ही अमन को तू कभी जबरदस्ती यहाँ पर बुलाती है, ना ही तो अमन के ऊपर कोई दबाव डालती है। बहू तू बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा पवन और शैला, अब बहुत सारी बातें हो गई बेटा। अब तुम दोनों को अपनी कोचिंग क्लास भी तो जाना है। जाओ, कोचिंग के लिए लेट हो जाओगे, वरना पापा जब आएंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। वो एक ना एक दिन तुम दोनों को घुमाने बाहर जरूर ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। ठीक है मम्मी। अमन की माँ, अब की तो अमन 3 महीने से घर नहीं आया है और ना ही तो उसने मनी ऑर्डर से कोई पैसे भी भेजे हैं। पता नहीं कैसे घर का खर्च चला रही है ये बहू हमारी बेचारी। बेटा, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, कहीं ना कहीं से मैं भी कुछ इंतजाम कर दूंगा पैसों का। तुम चिंता मत करना। मैं भले ही रिटायर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, कोई जान पहचान वाला नहीं है, पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा मैं। तुम चिंता मत करो। अगर अमन पैसे नहीं भेज पा रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर घर में पैसों की किसी तरह की तंगी है तो। ठीक है बेटा, अपने बाबूजी से मत छिपाना। अच्छा अमन की माँ, अब की अमन का फोन आए तो उसे जरा फटकार लगा देना। इतने इतने महीनों तक घर के बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। पहले तो वो महीने में कम से कम 2 बार चक्कर लगाया करता था, फिर 1 महीने में आने लगा और अब तो वो 2-2, 3-3 महीने नहीं आता। इस तरह से घर में करना ठीक नहीं है। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों उसको याद करते हैं, हरदम उसके बारे में पूछते हैं। उन्हें भी अब अपने माँ बाप की जरूरत है भाई। बच्चे बड़े हो रहे हैं और फिर बहू भी है घर में। ये बेचारी कितना दिनों तक उसके बगैर रहती है यहाँ पर, और महीनों महीनों हो जाते हैं वो घर नहीं आता। तो अब की अगर उसका फोन आए तो तुम जरा उसको फटकार लगाना, कह देना कि थोड़ा जल्दी जल्दी आया जाया करे। ये 3-3 महीनों तक गायब रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, आप चिंता मत करो। अब कि अमन का फोन आता है ना तो मैं उससे बात करती हूँ। वो क्या है ना कि अमन अब मुझे भी ज्यादा फोन नहीं करता। शुरुआत में तो जब यहाँ से गया था हर दिन बातें होती थी, फिर हफ्तों हफ्तों में बातें करने लगा, फिर महीनों महीनों में, और अब तो कई महीनों तक भी बातें नहीं होती है। उसके पास टाइम ही कहाँ रहता है। एक दिन तो मैंने फोन किया था तो उसकी ऑफिस की कोई लड़की उठाकर बोली कि मैडम सर अभी मीटिंग में है, आपकी बात नहीं हो पाएगी। उसके बाद अमन ने फोन ही नहीं किया। इस तरह से मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाती है। और घर पर भी जब वो होता है शाम के टाइम में भी मैं फोन करती हूँ तो कहीं होटल जाता रहता है खाना खाने, कभी घर में कुछ करता रहता है, कभी थका रहता है। ऐसे ऐसे ही तो कभी बात ही नहीं हो पाती। क्या ही कहूँ मैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। अब कि उसका फोन आता है तो मैं बात करती हूँ उससे, आप चिंता मत करिए।
बहू, मैं जानती हूँ तेरी चिंता का क्या कारण है बेटा। अमन इतने महीनों तक अब घर नहीं आता, तुझे भी उसकी चिंता होती है, उसकी फिक्र होती है। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ बेकार में हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया तुम पर बोझ बने हुए हैं। हम दोनों के चक्कर में तुम भी यहाँ पर पड़ी हुई हो। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों होते ही ना इस दुनिया में। तुम अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ कम से कम अपना अपने घर परिवार में तो रह सकती। हम ही दोनों की वजह से तुम्हें भी यहाँ रहना पड़ता है। अरे नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। आपकी सेवा करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। माँ जी, ये तेल गरम करके लाई थी आपके पाँव में लगाने के लिए। चलिए बैठ जाइए, मैं पाँव में तेल लगा देती हूँ आपकी। आप ज़्यादा मत सोचिए माँ जी। वो क्या है ना कि वो महीनों से घर नहीं आते, तो उनकी शक्ल देखे हुए मुझे महीने हो जाते हैं, तो चिंता तो थोड़ी होती है माँ जी। पर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अपने आप को संभाल लूंगी। आप चिंता मत करिए। आप बैठिए माँ जी, मैं आपके पाँव में तेल लगा देती हूँ। अच्छा बहू, एक बात बताना, तुम्हारे बाबूजी जो कह रहे थे आपके महीनों से अमन ने कोई मनी ऑर्डर भी नहीं किया है, ना ही तो उसने अकाउंट में ही पैसे भेजे हैं, ना ही तो वो घर खर्च के लिए कोई और पैसे भेज रहा है, ना ही तो वो खुद आया है। तो घर का खर्चा आखिर चल कैसे रहा है? तू हमें छिपा कर कुछ कर तो नहीं रही है ना? अगर ऐसी बात है तो तू मुझे बता सकती है बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो। माँ जी, मैं जानती हूँ अगर मैं आप दोनों से कहूंगी तो आप लोग परेशान होंगे। माँ जी, बाबूजी बहुत परेशान हो जाएंगे, इधर उधर से उधार मांगेंगे। ये सब अच्छी बात नहीं है। अमन जी जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे या कोई और बात होगी, इसीलिए आपके उन्होंने पैसे नहीं भेजे अकाउंट में। तो जब उन्होंने पैसे नहीं भेजे और घर खर्च में पैसे कम पड़ने लगे, तो मेरे जो कंगन थे माँ जी, उन्हें मैंने गिरवी रखकर पैसे उठा लिए हैं। उससे हमारा कुछ समय का तो गुजारा हो ही जाएगा। माँ जी, आप ये बात किसी से कहिएगा नहीं। माँ जी, मैंने बहुत विश्वास में समझकर आपको ये बात बताई है। बाबूजी से इसे मत कहिएगा माँ जी, वरना वो परेशान हो जाएंगे। बेटा, मेरे अमन ने जरूर मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो उसे तुझ जैसी पत्नी मिली, जो ना कभी किसी चीज के लिए उससे शिकायत करती है, बल्कि उसकी आधी जिम्मेदारियों को तूने खुद के सर पर ले रखा है। अगर तू ना होती ना तो पता नहीं मेरे अमन का क्या होता। चल अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। तो तेल लगा दे मेरे, क्योंकि तेल लगाए बिना तो तू मानेगी नहीं। हाँ माँ जी, मैं आपके तेल लगाए बिना क्यों मानूंगी? आपको तेल लगाऊंगी तभी तो आप खुश रहोगी। सास जो है मेरी आप। चल हट पगली, एक बार सास बोलती है, एक बार माँ बोलती है। खुद ही सोच ले पहले, तुझे मुझे क्या समझना है? हाँ नहीं तो। माँ जी गुस्सा मत करिए, चलिए बैठिए, मैं आपके तेल लगा देती हूँ पाँव में। 6 दिन बाद। अरे अमन के बाबूजी, अमन के बाबूजी, जरा बताइए, अमन का फोन आया था क्या आपके पास? अमन के बाबूजी, मैं कुछ कह रही हूँ, सुन रहे हैं क्या? अरे हाँ भाग्यवान, सुन रहा हूँ। तुम भगवान ने कान दिए हैं तो सुनूंगा ही ना। तुम्हारी बातें मुझे बराबर सुनाई देती हैं। जब से हमारी शादी हुई है मैं सिर्फ सुन ही तो रहा हूँ, बोला कब हूँ मैं। चलो खैर छोड़ो। अमन का फोन नहीं आया मेरे पास, ना ही तो उससे कोई बात ही हुई। तुम्हारी बात हुई क्या? मजाक छोड़िए अमन के बाबूजी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। इस बार 2 महीने से ऊपर हो गया है, 1 हफ्ता और बीत गया है, ना तो अमन घर ही आया है, ना तो उसने पैसे ही भेजे हैं अकाउंट में, और ना ही तो उससे किसी की बात हो पा रही है। बहुत चिंता हो रही है मुझे बहू की। बेचारी कहती कुछ नहीं, पर मन ही मन उसे भी दुख होता है। कह तो सही रही हो भाग्यवान, पर अमन अब इतना दूर रहता है कि वहां तक इस बुढ़ापे में जाना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं है। अगर लेकिन तब भी तुम कहो तो फिर जाऊं मैं, किसी तरह पता वता करूं। क्या बताऊं, पता नहीं कैसे अब की ऐसा हो गया। इतने महीने हो गए और अमन घर नहीं लौटा, 3 महीने होने को आ रहे हैं। क्या ही कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी। दादा दादा दादी दादी। अरे पवन सैला, तुम दोनों बच्चे यहाँ। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई क्या? तुम दोनों बड़े जल्दी घर आ गए। हाँ दादी, आज हमारा हाफ डे था ना, इसीलिए हम जल्दी घर आ गए। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर कहीं आज चलो पार्क वार्क घुमा लाती हूँ तुम दोनों को। दादा दादी, माँ अभी बाजार से कुछ सामान लाने गई है ना, इसीलिए हमने सोचा ये बात करने का सबसे सही समय है। हमें आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। दादा दादी, अगर आप कहें तो हम आपकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है ना, हम उसे बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं, अगर आप दोनों कहें तो। अरे बेटा, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अच्छी बात है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी खूब अच्छे से मनाई ही जानी चाहिए। बताओ तुम क्या करना चाहते हो तुम दोनों? हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया तुम्हारे पूरे काम में सहयोग करेंगे। अरे हमारी बहू दिन रात हमारी सेवा करती है, तो उसकी खुशी के लिए हम थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं। पर बेटा तुम्हारे पापा का मैं क्या करूं? पता नहीं वो नालायक आएगा भी कि उस दिन भी वो अपना वही रहेगा अपनी नौकरी पे। दादा दादी, हम आपके पापा को बुला ही नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी को वहाँ भेजना चाहते हैं। दादा दादी देखिए, पापा जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस हमें उनके ऑफिस से मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि हम माँ को वहाँ पर भेज दें, माँ जाकर पापा के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कराए।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है तुम दोनों का। हाँ जी, ये दोनों बच्चे सही कह रहे हैं। अगर हमारा बेटा अमन यहाँ नहीं आ सकता तो हमारी बहू तो वहाँ जा सकती है। वैसे भी अब दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, इन्हें किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। बच्चे कुछ दिनों तक खुद की देखभाल कर सकते हैं और फिर बहू अपने पति के साथ वहाँ अपनी एनिवर्सरी मना लेगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। बेचारी दिन रात यहाँ काम में लगी रहती है, कुछ दिनों को उसे भी आराम हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो। इससे हमारी एक नहीं दोनों चिंताएं दूर हो जाएंगी। पवन भी जो कह रहा है बिल्कुल सही है। अमन अब महीनों तक घर नहीं आता, कई कई महीनों तक नहीं आता, तो पता नहीं ऐसे में वो अपनी एनिवर्सरी पर भी आ पाएगा कि नहीं। और वैसे भी हमारी बहू हमारी इतनी देखभाल करती है, हमारी इतनी सेवा करती है, तो उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जाएगी कम से कम अपनी एनिवर्सरी कुछ दिनों तक वहां रहकर मना आएगी, तो उसे भी थोड़ी खुशी होगी। फिर यहाँ आएगी तो उसका मूड थोड़ा फ्रेश रहेगा। हाँ तो बच्चों, हम कैसे क्या प्लानिंग करें, कैसे हम टिकट बुक करें, ऑफिस से तुम्हारे पापा का एड्रेस कैसे निकलेगा, क्या कैसे होगा, कुछ तुम हम लोगों को बताओ जो करना हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, मैंने पापा के ऑफिस से उनका एड्रेस निकलवा लिया है और मैंने मुंबई की टिकट भी करवा दी है। वहाँ का पता मिल गया है, मुंबई की टिकट हो गई है माँ की। बस हमें माँ को ये सरप्राइज देना है। अब माँ ही तैयार हो जाए वहाँ जाने के लिए बस। हाँ, माँ मान जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब की मम्मी पापा के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। हम जब से बड़े हुए हैं हमने कई सालों माँ को अकेले अपनी एनिवर्सरी बनाते हुए देखा है। हम सबके लिए वो कुछ अच्छा सा खाना बना देती है, भगवान की पूजा हो जाती है बस। अब इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ में अपनी एनिवर्सरी मनाए। माँ खूब सारी फोटो खींचे और हमें भेजे। देखा आपने, मेरे पोता पोती कितने समझदार है। हम यहाँ खड़े होकर परेशान हो रहे थे और इन दोनों ने तो पूरा रास्ता ही निकाल दिया परेशानी खत्म होने का। ऐसे समझदार पोता पोती है मेरे। आखिर पोता पोती किसके हैं? मेरे। हाँ हाँ भाग्यवान मानता हूँ भाई, सारी समझदारी दुनिया की जो है वो तुम्हारे अंदर है। इसीलिए ये तुम्हारे पोता पोती ना बिल्कुल तुम पर गए हैं, तुम पर। मेरा नालायक बेटा ही मुझ पर गया है बस। अरे नहीं नहीं मम्मी पापा, ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। माँ जी नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, एक दिन के लिए भी नहीं। आप लोगों की देखभाल मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर अमन जी चाहे जैसे भी हो, वो महीनों बाद ही सही पर आते तो ही घर ना, 2-3 दिनों में भी एक बार आ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है, उतना ही काफी है। देखिए माँ जी, मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। अब उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास अपने अपने काम है, जिसकी वजह से हम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारियां निभाने में कभी कभार ऐसा हो जाता है माँ जी। माँ जी कोई इस बार दिक्कत नहीं होगी, इसी वजह से वो 2-3 महीने तक लगातार नहीं आ पाए। माँ जी आप ऐसा मत करिए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बच्चों ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं घर में कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, हम सब बढ़िया सा खाएंगे, एनिवर्सरी हो गई। देख बहू, तू मुझे अपना पापा मानती है ना, मेरे लिए इतना कुछ करती है। सुबह से मुझे अखबार देने से लेकर रात को मुझे सोते समय दूध का ग्लास देने तक तू पूरा दिन मेरी इतनी देखभाल करती है, अपनी माँ की इतनी सेवा करती है। हम दोनों तेरे माँ बाप हुए ना, तो हम दोनों तुझे आदेश दे रहे हैं कि तू अपने पति के पास जा, वहां अपनी एनिवर्सरी बना करा। इससे हमें जो खुशी होगी ना उसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और फिर जहां तक सवाल है हमारी देखभाल का, तो वो ये दोनों बच्चे कर लेंगे। ये दोनों तेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इतने छोटे नहीं है कि इन्हें देखभाल की जरूरत हो, बल्कि ये खुद देखभाल करने वाले हैं। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं दादा दादी की देखभाल कर दूंगी। मैं इन्हें टाइम से खाना दे दिया करूंगी। और आपने मुझे खाना बनाना सिखाया तो है माँ, मैं वक्त पड़ने पर कुछ भी बना सकती हूँ ना, मैं बनाकर खिला दूंगी दादा दादी को। आप चिंता मत करो, आप बस अपनी एनिवर्सरी पापा के साथ मनाने की तैयारी करो। हाँ माँ, मैंने बहुत ही मुश्किल से आपकी टिकट कराए हैं, पापा के ऑफिस से उनके घर का एड्रेस निकलवाया है जहाँ पर वो रहते हैं। आप बस वहाँ एक बार हो आओ माँ, और आप वहाँ पापा के साथ अपनी एनिवर्सरी मना लो माँ। हमारे लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपका। और जहाँ तक दादा दादी की देखभाल का सवाल है, मैं हूँ ना, मैं दादा दादी की और अपनी बहन सैला की सबकी जिम्मेदारी उठाऊंगा माँ। एक बार आप मुझ पर भरोसा करके तो देखो। और फिर कितने दिनों की बात है, बस 4-5 दिनों की ही तो। देख बेटा, यहाँ आस पड़ोसी भी हमारे साथ है, इतने सारे नाते रिश्तेदार हमारे आसपास रहते हैं। और फिर मैं भी अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो मुझे हरदम किसी न किसी की जरूरत हो। मैं खुद अभी तेरे पापा की और इन 2 बच्चों की देखभाल करने लायक हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। तू भरोसा करके मुझ पे जा, बस इस बार तू अमन को सरप्राइज कर दे वहाँ पहुँचकर अपनी एनिवर्सरी पर। हाँ माँ प्लीज, एक बार आप हाँ कर दो माँ। माँ प्लीज, माँ प्लीज। अच्छा पापा ठीक है, ओके, चली जाऊंगी मैं इस बार अमन जी से मिलने। बस खुश आप सब। ये हुई ना बात। पहुंच गई मुंबई,
इतने बड़े शहर में। आज तो अमन जी मुझे देखकर वाकई में सरप्राइज होंगे। पूरे इस रास्ते बच्चे पूछते रहे, माँ आप अब कहाँ पहुँची, माँ अब आप कहाँ पहुँची। बच्चों को बताती हूँ अभी कि मैं मुंबई पहुँच गई। इस बार जब बच्चों का फोन आएगा तो नाम लिया, बच्चों का फोन आ गया। हेलो 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 माँ, आप कहाँ पहुँची माँ? मैं, दादा दादी और सैला हम तीनों आपका वेट कर रहे हैं माँ कि आप हमें कब बताओगी कि आप पापा से मिल ली। माँ आप कहाँ पहुँची माँ? बच्चों मैं मुंबई पहुंच गई हूँ और अब तुम्हारे पापा के एड्रेस पर जा रही हूँ। बस अभी मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। वहाँ उनसे मिलकर तब तुम लोगों से बात करूंगी। अभी कुछ देर अपनी मम्मा को फोन मत करना। मैं चाहती हूँ मैं भी तुम्हारे पापा को सरप्राइज दूँ। ओके मम्मा। आज मैं उनसे कितने दिन बाद मिलूंगी, वो मुझे देखकर कितना खुश होंगे। बेचारे यहाँ पर ना ठीक से खा पाते हैं ना तो ठीक से रह पाते हैं। अपने परिवार से इतना दूर सिर्फ हम लोगों की खुशी के लिए वो रहते हैं। मम्मी पापा की दवाइयों का खर्चा चलता रहे, घर में सब सुख से रहे, इसीलिए तो उन्होंने इतनी दूर की नौकरी भी कर रखी है। आज मैं उनसे मिलूंगी ना तो वो खुश हो जाएंगे। अपने परिवार के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया हुआ है। आज मैं उन्हें थोड़ा खुश कर दूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एड्रेस से तो यही घर है। यही नहीं घर का घर होगा। कितना सजा संवार कर कितना सुंदर बना कर रखा है अपने घर को, जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही। अमन जी, अमन जी, अमन जी बाहर आएंगी जरा प्लीज। अमन जी, अमन जी। जी जी, आप कौन है? ये तो अमन जी का घर है ना? अमन मिश्रा, वो यहीं पर रहते हैं ना? हाँ जी, आप बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हो। ये अमन मिश्रा का ही घर है। मैं उनकी वाइफ हूँ। आप कौन है? वाइफ? आप वाइफ है उनकी? मैं कौन हूँ? जी मुझे लगता है मैं गलती से गलत जगह पर आ गई हूँ, माफ करिएगा। मैं चलती हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, नाम आपने सही बताया। नाम आप सही बता कर चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था आप अमन जी को बहुत अच्छे से जानती हो। फिर आप उनसे मिले क्यों जा रही हो? घर ही पर है वो। रुको मैं बुला रही हूँ उन्हें। आप मिलकर जाओ और मुझे बताकर भी जाओ कि आप हो कौन। अमन, ओ अमन, जरा बाहर आना। देखो ये कौन है तुमसे मिलने आई हुई है। अमन। अरे सुधा, तुम यहाँ कैसे आ गई तुम? ओह, तो तुम इन्हें जानते हो और ये मुझसे कह रही है कि ये गलत जगह आ गई है। ये किसी और अमन से मिलने आई थी और ये गलती से यहाँ पर आ गई है। मैंने इन्हें समझाया कि अमन मिश्रा तुम ही हो। शायद इनकी तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। मैं इन्हें नहीं जानती और मैं अभी भी आपसे यही कहूँगी, मैं गलत समय पर गलत जगह आ गई हूँ। माफ करिएगा मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? ये तो कह रही है ये तुम्हें जानते हैं। कौन है जी ये? आप मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते? अरे सुनो, रुको तो। कौन है ये औरत और क्या बात कर रही थी ये? तुम मुझे सब सच सच बताओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस औरत की आंखों में मुझे अजीब सा दर्द दिखा, जो किसी को तब लगता है जब उसे कोई धोखा दिया गया हो। उसे उसकी आंखों में दुख था, दर्द था। तो मुझे बताओ कौन थी वो? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो मेरी पत्नी थी, मेरी पहली पत्नी, और उससे मुझे 2 बच्चे भी हैं। मैं वहाँ महीनों जब तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं मीटिंग के बहाने बाहर जाता हूँ ना, तब मैं अपने घर जाता हूँ। वहाँ मेरे माँ बाप हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने झूठ बोल के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दुष्ट कहीं के। तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं था। एक साथ तुमने 2 जिंदगियों के साथ खेला। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी पत्नी सुधा का मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगी या नहीं, पर मैं तुम जैसे धोखेबाज और कमीने आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम चले जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं, तुम क्यों जाओगे? इस घर से मैं ही चली जाती हूँ, तुम रहो यहाँ पर। मैं अब इस घर में तुम्हारे साथ एक छत के नीचे बिल्कुल भी समय नहीं बिता सकती। तुम जैसा निर्लज आदमी, अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा तुमने।
अपनी पत्नी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जो अपने घर परिवार का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। मैं तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारी वजह से मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने अनजाने में एक औरत का घर उजाड़ दिया। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। ठीक है, रहो तुम अब इस घर में, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे किसी भी पाप कर्म में तुम्हारी सहयोगी नहीं बनूंगी। तुम रहो यहाँ पर, अपना अकेले रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारा मेरा जो भी रिश्ता था ना वो खत्म आज से। नहीं आकांक्षा, मेरी बात सुनो आकांक्षा, प्लीज ऐसा मत करो। आकांक्षा प्लीज मेरी बात सुनो। बात सुनो माय फुट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना तुम, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें मैं जेल करवा दूंगी। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म होता है, समझे तुम? ये मुझसे क्या हो गया। आकांक्षा भी मुझे छोड़कर चली गई और सुधा तो अब मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। मैं सुधा को अच्छे से जानता हूँ। सुधा ये धोखा मेरा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये मुझसे क्या हो गया। ये सब क्या हो गया। मैं अपने घर वालों को घर जाकर क्या बताऊंगी, किसी को क्या समझाऊंगी। मैं बच्चों का फोन आ रहा है, मैं उन्हें क्या बताऊं, क्या बात करूं मैं किसी से। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा देंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इनके ऊपर इतना आंख बंद करके भरोसा करती थी और अमन जी ऐसे निकले। ये दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। ये ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। अपने 2 छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आया इनको। मैंने सोच लिया, मैंने अच्छे से सोच लिया, मैं अब उस घर में इनके साथ नहीं रह सकती। मैं उस घर में वापस तो जरूर जा रही हूँ, पर अब मैं वहां रहूंगी नहीं। किस लिए रहूं मैं उस घर में। अरे बहू, आ गई बेटा तू। मैंने तो सोचा था तू अपनी एनिवर्सरी मना कर आएगी, और तू तो एक ही दिन गई, दूसरे ही दिन वापस आ गई। ऐसा क्यों किया तूने? इतना मुश्किल से गई थी तो कुछ दिनों रहकर मुंबई घूम आती ना। क्या उस नालायक के पास इतना भी समय नहीं था कि अपनी पत्नी को मुंबई घुमा देता? तो उससे मिली तो थी ना बेटा, तुमने हमें कुछ बताया नहीं। माँ जी, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, सब बात भी हुई, पर वो बहुत बिजी थे। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ। सफ़र से बहुत थकान लग गई है मुझे, बहुत दूर का सफ़र था। माँ जी मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धोकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, पापा ने हमारे लिए क्या भेजा? माँ, पापा ने हमारे विषय में कुछ कहा क्या? कब आ रहे हैं वो घर? उन्होंने कुछ बताया क्या? माँ, आपने अपनी और पापा की फोटो नहीं भेजी। माँ, हमने आपसे कहा था ना मुंबई के अलग अलग इलाकों की फोटो खींचना। माँ, आप एक भी दिन नहीं रुकी वहाँ पर। अरे सहला बेटा चुप करो। देख नहीं रही हो तुम्हारी माँ बहुत थकी हुई है, बहुत परेशान है वो। बेटा जाओ तुम अंदर जाकर अपना सामान रखो और अपना हाथ मुंह धोकर आराम करो। हम लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। चलना, अभी तुम खिला दूंगा तुम्हें। बेटा जानती हो तुमसे अच्छा तो खाना कोई नहीं बना सकता, पर हम दादा दादी और पोता पोती सबने मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाया है। आज हम सब मिलकर अपनी प्यारी बहू को खिलाएंगे, है ना बच्चों। जाओ बेटा जाओ, अंदर जाओ तुम। जी बाबूजी। बच्चों, कल तुम लोगों को भी अपना होमवर्क करने में लेट हो गई थी ना, फिर रात को जागकर होमवर्क करना पड़ता है। जाओ तुम दोनों अपना होमवर्क कर लो और उसके बाद अपना फेवरेट वीडियो गेम भी खेल लेना। आज तुम लोगों को छूट है, 1 घंटा अपना वीडियो गेम खेल लो, लेकिन उसके बदले में पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? जाओ बच्चों जाओ। ओके दादी। क्या हुआ जी, आपको क्या लगता है? क्या बहू सिर्फ थक गई है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बहू इस तरह से गई थी वहाँ 4-5 दिन रहने, और एक भी दिन बिना रुके हुए वहाँ से चली आई है यहाँ पर, बिना कुछ कहे सुने। किसी से कुछ बोल नहीं पा रही है, पर उसके चेहरे की सिकन बता रही है कि वहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। कहीं अमन और सुधा के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या करें जी, कैसे पता लगाए? तुम सही कह रही हो, अंदाजा तो मुझे भी कुछ न कुछ हुआ है। मेरी चहकने खिलखिलाने वाली बहू इस तरह से मुंबई से जब से वापस लौटी है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। जरूर हुआ हो ना हो, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उस अमन के बच्चे ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी बहू इतना दुखी हो गई है। खैर, अभी हमें कुछ पता करने की या कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बहू पर। धीरे धीरे वो खुद ही हमें सब कुछ बताएगी, हमें थोड़ा सब्र करना होगा। हे भगवान जी, कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हुआ हो मेरी बहू और अमन के बीच में, सब ठीक हो। अरे सुधा बहू, वो मैं कह रही थी ना कि मुझे नई डिजाइन आई है स्वेटर की, तो अब की मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सास बहू मिलकर खूब अच्छा सा स्वेटर बुने। एक तो पवन के लिए बना देना, एक मैं अमन के लिए बना दूंगी। सुधा बहू। हाँ जी मम्मी जी, बताइए क्या कह रही थी आप? देख बेटा,
मैं सुबह से तुझे देख रही हूँ, तेरा मन किसी भी काम को करने में नहीं लग रहा है। तो मुझे बता, तुझे कोई समस्या है क्या, कोई परेशानी है क्या? अपनी माँ को नहीं बताएगी तू? तो हमेशा कहती थी ना कि माँ जी आप मेरे लिए मेरी माँ हो, सास नहीं हो। तो आज तूने क्या मुझे पराया कर दिया है? बताएगी नहीं अपनी माँ को? क्या परेशानी है बच्चा, बता ना। माँ जी कुछ नहीं, बस मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा है। दिल नहीं लग रहा है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। देख बेटा, अगर कोई ऐसी बात है ना तो तुझे वही काम करना चाहिए जिसको करने से तेरा दिल लगे। जहाँ तेरा मन करे वो काम तू कर। और बेटा तू चिंता मत कर, हम सब पूरा परिवार, हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया और तेरे दोनों बच्चे, हम सब तेरे साथ है। तू जो भी काम करेगी ना हम सब उसमें रजामंद है बेटा। अगर कहीं ऐसा है कुछ जैसे करने में तुझे खुशी मिलती है तो हम सब तेरे साथ है बेटा। हाँ बेटा, हम दोनों तेरे साथ हैं। तू बस हमें बता कर तो देख, हमारे लिए तू अमन से भी बढ़कर है। बेटी है तू हमारी बेटी, तेरी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तू बता मुझे, हमें बुढ़ा बुढ़िया को बेकार मत समझ। जो भी तू करना चाहेगी ना हम उसमें तेरा पूरा साथ देंगे। बेटा बता हमें, तुझे क्या दुख है बेटा, तू क्या करना चाहती है जिसको करने से तुझे खुशी मिले? माँ अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। माँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हूँ। माँ मैं एक घर लेना चाहती हूँ जो मेरा हो। माँ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता मेरी बच्ची, बिल्कुल हो सकता है। तू हिम्मत करेगी अगर तो सब कुछ हो सकता है। हम सब तेरे साथ है। तू अपना काम में आगे बढ़ा, तू अपना जो भी करना चाहती है ना कर। जैसे भी तुझे जो भी नौकरी करनी हो तो कर। तू अपना घर बसा, हम सब तेरे साथ है बेटा। जा तू अपनी काम ढूंढने की तैयारी कर। जो काम तू जिस काम में माहिर हो तू वो काम चुनेगी तो तेरा प्रोफेशन जल्दी आगे बढ़ेगा। ये तेरा पापा तुझे सलाह दे रहा है। हाँ बेटा, और अब इन्होंने भी कह दिया ना, और जो ये कह रहे हैं वही मेरा भी सलाह है तुझे। तू जा, तू अपनी जिंदगी में अपने जिस हिसाब से जीना चाहती है जी। हमारे लिए कुछ मत सोच, तू परेशान मत हो। हम दोनों तेरे साथ है बेटा। तू जो भी करना चाहेगी हम दोनों उसमें तेरा पूरा सहयोग करेंगे। जा तू तैयार हो जा और अपनी नौकरी ढूंढने की और अपने आगे बढ़ने की तैयारी कर। हम दोनों तेरे साथ है। ठीक है माँ। हो ना हो जी, कोई ना कोई बड़ी बात है। मेरी बहू बता नहीं रही है पर इसकी शकल पे साफ लिखा है कि वहाँ जरूर कुछ बड़ा हुआ है, वरना ये इतना चिंताग्रस्त ना होती, इस तरह की बातें ना करती। इसकी बातों से लग रहा है कि वहाँ जरूर कुछ बड़ा हुआ है। क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा? चिंता मत करो, जहाँ तक सवाल है पता चलने का तो मुझे लगभग अंदाजा हो गया है कि वहाँ क्या हुआ होगा। वैसे जो कुछ भी हो, मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी सुधा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। इस सारे काम में अमन की ही गलती है। अमन ने जरूर कुछ गलत किया है। मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि ये जरूर अमन की ही गलती है। वो तो मैं भी जानती हूँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अमन ने कोई इतनी बड़ी गलती ना की हो कि सुधा उसे अपनी पूरी जिंदगी माफ ही ना कर पाए। बस भगवान इतनी कृपा करे कि धीरे धीरे करके सुधा और अमन के बीच में जो भी बात है वो खत्म हो जाए। मेरे दोनों बच्चे फिर से एक दूसरे के साथ हो जाए। सुधा के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन से मुझे आगे तूफान का अंदेशा हो रहा है। हे भगवान, जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ ना हो। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। इसका अगला भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस कहानी का अगला भाग कल हमारे इसी चैनल पर प्रसारित होगा, देखना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे रोजाना की वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहे और आप हमारे वीडियोस का आनंद रोजाना लेते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।